गुड मॉर्निंग एमबीए फोर्थ सेम। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 का। हमारा जो लेक्चर नंबर 23 है वो है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स एंड ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, कि किस तरीके से हम अपने फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं और कौन कौन से हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं फाइनेंसिंग के। तो अगर हम ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग के बारे में समझें तो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी भी तरीके के लोन या लाइन ऑफ क्रेडिट को सिक्योर करते हैं जो कि कन्वेंशनल टर्म के अंडर होते हैं, उनको हम ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग कहते हैं। और अगर हम देखें तो ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग है ये यूजुअली फोर चीज़ पे बेस्ड है। फर्स्ट इज़ कैरेक्टर, सेकंड वन इज़ कोलेट्रियल, थर्ड वन इज़ कैपेसिटी एंड फोर्थ वन इज़ कैपेसिटी। अगर हम देखें तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी फाइनेंसिंग को सिक्योर कर रहे हैं एक फेयरली स्टैंडर्डाइज के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो भी लैंडर्स हैं वो सबसे पहले देखते हैं कि पर्सन की क्या क्रेडिट हिस्ट्री है। तो जब भी वो किसी बिज़नेस को प्लान करता है या किसी भी तरीके के एसेट्स को असाइन करता है तो उसकी क्वालिफिकेशन को देखता है। तो अगर हम देखें तो जो मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग है वो है लोन। और अगर हम लोन की बात करें तो जो लोन है हम अपने लार्ज और स्मॉल बैंक से सिक्योर करते हैं। अगर हम लार्ज बैंक्स की बात करें तो लार्ज बैंक से अगर जब हम लोन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो बहुत हार्ड होता है एक लोन के अप्रूवल के लिए। और अगर हम एक एप्लीकेशन प्रोसेस से देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हैवली ऑन रिग्रेड न्यूमेरिकल फैक्टर्स और हमारे क्रेडिट स्कोर्स पे। अगर हम स्मॉलर बैंक से बात करें जहाँ पे हम लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें हायर इंटरेस्ट रेट देने होते हैं, तो मोस्ट लाइकली हम देखते हैं कि जो भी एप्लीकेशन होती है वहाँ पे हमारी एक डिटेल्ड अटेंशन होती है किसी भी वर्क में जो कि हम किसी एक लोन के लिए करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें तो सबसे पहला जो सोर्स है हमारे पास दैट इज़ अ प्रेफरेंस शेयर। अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर के पास एक फिक्स परसेंट डिविडेंड होता है जो कि किसी भी तरीके के डिविडेंड को पे करने से पहले होता है, जो कि एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए किया जाता है। अगर हम ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करें प्रेफरेंस में तो वहाँ पे डिविडेंड है उनको पे किया जाता है एक सफिशेंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है। और ऑल थ्रू हम अपने जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका कॉम्युलेटिव करते हैं जो कि एक राइट होता है जिसमें हम जितने भी हमारे अनपेड डिविडेंड है उनको कैरी करते हैं हमारे फॉरवर्ड टू द लेटर ईयर्स। और अगर हम देखें कि जो भी डिविडेंड हम एक कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अंदर पे कर रहे हैं तो उसको हम अब जो भी डिविडेंड हम पे करते हैं उससे पहले करना होता है किसी भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए। तो जब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो डिविडेंड्स को तब तक पे नहीं किया जाता उस शेयर के अंदर अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत पुअर हो। और अगर हम देखें तो इस केस के अंदर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट के होते हैं, मीन्स लोन और डिबेंचर्स के होते हैं। उसके बाद अगर देखें कि यहाँ पे जो पर्सन है उसके पास किसी भी तरीके के वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो जो भी प्रेफरेंस शेयर्स है उनको अवॉइड किया जाता है कि उस पर जो भी कंट्रोल है हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, तो जब भी हम इशू करते हैं इक्विटी शेयर्स को तो वो नहीं किया जाता। उसके बाद आप देखें कि जब हम रिडेनेबल करते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर का तो हमें अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना होता है लोअर रेट पे जो कि कंपनी गियर करती है। तो जब भी रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो वो नॉर्मली ट्रीट करते हैं एज ए डेप्ट जिसको हम गियरिंग करते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हमें इशू करना होता है अपने प्रेफरेंस शेयर्स को तो वो कंपनी की बोरिंग पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है। और एटलीस्ट हम देखते हैं कि इस सेंस में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो सिक्योर नहीं होता है किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट जो कि एक बिज़नेस के होते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि जब हम नॉन पेमेंट डिविडेंड देखते हैं तो वो किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए नहीं होता है जिसको हमें देना होता है। और हमें राइट होता है कि हम अपॉइंट करें एक रिसीवर जहाँ पे एक राइट हमें मिले कि हम नॉर्मली उसमें अपने डिवेंचर होल्डर्स को दे सकें। इसके बाद देखिए तो नेक्स्ट जो सोर्स है हमारे पास दैट इज़ द लॉन स्टॉक। अगर हम लॉन स्टॉक की बात करें तो लॉन स्टॉक एक लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल होता है जो कि कंपनी के द्वारा रेज किए जाते हैं। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है यूजुअली अगर हम देखें तो हाफ ईयरली या हमें एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जो भी होल्डर्स होते हैं लॉन स्टॉक के वो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर से अपनी कंपनी में फ़ंड कलेक्ट करते हैं। अगर हम लॉन स्टॉक की बात करें तो लॉन स्टॉक की एक नॉमिनल वैल्यू होती है और ये कंपनी के डेप्ट ऑन करते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट हम पेड करते हैं वो एक कूपन यील्ड के बेसिस पे करते हैं किसी भी अमाउंट पे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊँ कि अगर कोई कंपनी इशू कर रही है 10% लोन किसी भी स्टॉक की के अंदर तो जो कूपन यील्ड है वो है 10% उसकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ द स्टॉक पे। तो जो स्टॉक की जो प्राइस है वो है $100। तो जब हम उसको
देखेंगे तो उसमें हम रिसीव करेंगे $10 इंटरेस्ट हर ईयर के अंदर। तो जो रेट कोटेड है वो ग्रॉस रेट होते हैं, वो भी टैक्स से पहले। अगर डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स एक फॉर्म है लॉन स्टॉक के। तो जनरली हम डिफाइन करते हैं ये एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है किसी भी डेब्ट का जो कि एक कंपनी इंकर्ड करती है। तो नॉर्मली हम देखें कि जितने भी कंटेंट्स हैं, जिनमें भी प्रोविजंस हैं जिसमें हमें अपने इंटरेस्ट के पेमेंट को बताना होता है, तो जो इवेंचुअली हम अपने कैपिटल्स का भी रीपेमेंट करते हैं। इसके बाद देखिए तो नेक्स्ट सोर्स है हमारे रिटेन अर्निंग। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर जितना भी अमाउंट होता है अर्निंग का, जो रिटेन्ड है किसी भी एक बिज़नेस के अंदर, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे अमाउंट ऑफ डिविडेंड को। तो जब प्रॉफिट को री इन्वेस्टेड किया जाता है एज ए रिटेन अर्निंग, तो जितना भी प्रॉफिट है उसको हम अपने डिविडेंड में पे करते हैं। तो एक मेन रीज़न है हम जब रिटेन अर्निंग का यूज़ करते हैं किसी भी फिनेंस के अंदर, जब हम किसी तरीके के नए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर हम रैदर देन देखें तो हमें पे करना होता है हायर डिविडेंड, और हम अपने न्यू इक्विटी को रेज़ करते हैं जब हम कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे रिटेन अर्निंग के बारे में बताया गया है कि जब कोई मैनेजमेंट या जब कोई कंपनी बिलीव करती है रिटेन अर्निंग पे अपने फंड्स को लेके, तो किसी तरीके की कॉस्ट को नहीं लेती है। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम देखें कि सही चीज़ क्या है कि जब हम किसी रिटेन अर्निंग का यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फंड, तो उसको लीड नहीं किया जाता एज ए पेमेंट ऑफ कैश के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब कोई डिविडेंड पॉलिसी किसी कंपनी की होती है तो वो अपने प्रैक्टिस को डिटरमाइन करती है किसी भी डायरेक्टर से। तो इस फॉर्म के अंदर जो स्टैंड पॉइंट होता है, जो रिटेन अर्निंग होती है, वो एक अट्रैक्टिव सोर्स होता है फाइनेंस का, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट के लिए हमें इसको अंडरटेक करना होता है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आइदर द स्टेक होल्डर्स और एनी आउटसाइडर्स। नेक्स्ट क्या है कि जब हम अपने रिटेन अर्निंग का यूज़ करते हैं तो हम अपने किसी भी न्यू शेयर्स को अपोज करते हैं, डिवेंचर्स को अपोज करते हैं, जिससे कि हम अपनी जितने भी कॉस्ट इश्यूज़ हैं उनको अवॉइड कर सकें। और लास्ट पॉइंट है कि जब हम यूज़ करते हैं अपने रिटेन अर्निंग को, तो हमें अवॉइड करना होता है उस पॉसिबिलिटी को जो कि हमारे कंट्रोल में चेंजेस होने से हो रही है। तो इसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि हमें नए शेयर्स को इशू करना होता है। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज़ द बैंक लैंडिंग। अगर हम देखें कि जो भी बोरोइंग्स हम अपने बैंक से कर रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फिनेंस का जो कि कंपनी के लिए होता है। और बैंक लैंडिंग की अगर हम बात करें तो ये मेनली शॉर्ट टर्म होते हैं, और ऑल थ्रू अगर हम देखें तो ये मीडियम टर्म लैंडिंग भी होते हैं जो क्वाइट कॉमन दीज डेज़ में देखे जा सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म लैंडिंग की बात करें तो ये जो शॉर्ट टर्म लैंडिंग है उसके फॉर्म में अगर हम देखें तो दो चीज़ है कि पहला है कि ओवरड्राफ्ट। अगर हम ओवरड्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो जो कंपनी है उसके पास एक लिमिट होती है जो कि एक बैंक सेट करके देता है। तो जो भी इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं वेरिएबल रेट पे, तो उस अमाउंट पे जो कंपनी है वो अपने फ़ंड को ओवरड्रॉन करती है डे टू डे बेसिस पे। और नेक्स्ट क्या है कि जब हम शॉर्ट टर्म लोन की बात करते हैं तो वो अप टू 3 इयर्स से कम के होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द वेंचर कैपिटल। अगर हम वेंचर कैपिटल की बात करें तो वेंचर कैपिटल वो मनी है जो कि किसी एंटरप्राइजेस के पास है, और जब भी कोई एंटरप्राइजेस फॉल होता है तो या लॉस होता है तो हम उस वेंचर कैपिटल का यूज़ लेते हैं। तो जब बिजनेसमैन किसी भी तरीके के नए बिज़नेस को स्टार्ट करता है तो वो अपने वेंचर कैपिटल को इन्वेस्ट करता है खुद के लिए। और प्रोबेबली हम देखते हैं कि जब भी हमें नीड होती है एक्स्ट्रा फंडिंग की किसी भी सोर्स के रूप में, तो हम अपने पॉकेट में से उसको लगाते हैं। तो जो टर्म है वेंचर कैपिटल की वो मोर स्पेसिफिकली है, जो कि किसी भी तरीके के पुटिंग मनी, जब हम किसी मनी को पुट करते हैं उससे एसोसिएट होती है। यूजुअली अगर हम देखें तो ये जो रिटर्न है हमारे इक्विटी स्टेक का किसी भी एक न्यू बिज़नेस के अंदर, तो जो मैनेजमेंट है वो इनको बाय आउट करता है और अपने मेजर एक्सपेंशन स्कीम्स को फॉलो करता है। उसके बाद आप देखें तो जो इंस्टीट्यूशन है जो कि अपनी मनी को रख रहा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड में, तो वो किसी भी तरीके के गैम्बल को इन्हांस करने के लिए इसकी फंडिंग करता है, जो कि एक सीरियस रिस्क है जब हम किसी एंटायर इन्वेस्टमेंट में लूज़ हो रहे हों। और इसके माइट में अगर हम देखें तो ये लॉन्ग टाइम बिफोर किसी भी तरीके के प्रॉफिट या रिटर्न को मैटेरियलाइज नहीं करता है। लेकिन अगर हम देखें कि इस प्रोस्पेक्ट में हमें हाई प्रॉफिट लेने के लिए या किसी भी सस्टेन रिटर्न को लेने के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से करना होता है, तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो रिक्वायर करता है एक हाई एक्सपेक्टेड रेट को, जो कि हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो कि कंपनसेट करता है एक हाई रिस्क को। उसके बाद आप देखें तो जो वेंचर कैपिटल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो किसी भी तरीके के फ़ंड को रिटेन नहीं करता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में या किसी भी बिज़नेस में। तो इंडेफिनेटली हम ये देखते हैं कि ये कंसीडर करता है उस मनी को जो कि हम अपने बिज़नेस वेंचर में लगा रहे हैं, और ये कंसीडर करता है कि कभी एग्ज़िट नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें
एबल होना होता है कि हमें अपने बिजनेस को इवेंचुअली पुल आउट करना हो, तो आफ्टर 5 to 7 ईयर्स हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट का रियलाइजेशन होने लगता है। कि अगर हम एग्जांपल देखें वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन का, तो जितने भी मर्चेंट बैंक हैं, सेंट्रल अफ्रीका लिमिटेड और एंग्लो अमेरिकन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहाँ पे इस तरीके के वेंचर कैपिटल को लगाया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हम कंपनीज़ के डायरेक्टर की तरफ से देखें तो जो वेंचर कैपिटल है वो किसी इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से हेल्प कर सकता है, तो हमें रिकॉग्नाइज़ करना होता है। पहला पॉइंट क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने इक्विटी स्टेक को किसी भी कंपनी में रखता है। दूसरा क्या है कि उसकी जो नीड होती है किसी भी तरीके की कंपनी की कन्विंसिंग की, वो सक्सेसफुली होती है। और अगर हम देखें तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता है किसी कंपनी बोर्ड के थ्रू, जहाँ पे हम उसके इंटरेस्ट को देखते रहते हैं। उसके बाद देखें तो जो डायरेक्टर्स है किसी कंपनी के, वो हमेशा कांटेक्ट करते हैं अपने वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन का, और वो ट्राई करते रहते हैं कि हम फाइंड करें एक से या एक से अधिक चीज़ों का जो कि हमें फिनेंस ऑफ़र करने लगे, या हम विलिंग करें एक से ज़्यादा फिनेंस ऑफर्स को। तो जो वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ अपने फंड्स को देती है किसी भी कंपनी के लिए और बिलीव करती है कि वो आगे सक्सेस हो। तो जब भी हम इन चीज़ों को देखते हैं कि जब हमें फंडिंग मिल रही है किसी कंपनी के लिए, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि वो एक डेफिनेट ऑफ़र किया जा रहा है किसी भी फिनेंस रिक्वायरमेंट्स को लेके, तो वो एक कंपनी मैनेजमेंट लेती है। तो उसके लिए एक बिज़नेस प्लान होना ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो हमें कितने फिनेंस की रिक्वायरमेंट है, कितनी नीड है और कितनी हमें यूज़ करनी है, वो हमें बताना होता है। और जब हम मोस्ट रिसेंट ट्रेडिंग फिगर्स को देखते हैं किसी कंपनी में, या किसी कंपनी की बैलेंस शीट को देखा जाता है, उसमें उसके कैश फ्लो फोरकास्ट किया जाता है और प्रॉफिट फोरकास्ट को भी किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमें डिटेल देनी होती है अपने मैनेजमेंट टीम की, जो कि एक एविडेंस होता है हमारे वाइड रेंज ऑफ मैनेजमेंट स्किल का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हमें अपने जितने भी मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी डिटेल्स देनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम अपने कंपनी के करंट बैंकिंग अरेंजमेंट्स की डिटेल्स देते हैं और किसी भी अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को भी बताते हैं जो कि हम अपनी कंपनी के लिए गैदर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमें किसी भी तरीके के सेल्स लिटरेचर को या कोई भी पब्लिसिटी मटेरियल को अपनी कंपनी के अंदर इशू करना होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग की, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।